हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के 16वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संघवाद, फेडरलिज्म। दोस्तों, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है दोस्तों जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता एक केंद्र और उसकी इकाइयों में यानी कि राज्यों में बंटी होती है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रारूप कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। बात तो सही है। और कारण आर है कि यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है। यह भी सही है, उसी के बारे में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संघीय व्यवस्था में संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य विभाजन होता है। शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी विवाद के अनेक कारण बने रहते हैं। अतः विवादों का निष्पक्ष निस्तारण हो सके, इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। कारण आर है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, यथा युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अनेक ऐसे बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि केंद्र शक्तिहीन होगा तो वह उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा। भारत एवं अमेरिका सहित सभी संघात्मक प्रणालियों में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, आर्थिक सहायता एवं दलीय राजनीति के कारण केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली बनी हुई हैं। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। क्या है इसमें से बताना है। पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी कि शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका। यह दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे विशेषताएं विद्यमान हैं। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है।
क्या है संविधान की सर्वोच्चता? ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत संविधान है। इसलिए इस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए आलिखित संविधान, बी इकहरी नागरिकता, सी एक सदनी विधायिका और डी केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन दोस्तों संघीय शासन की विशेषता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का अनिवार्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन है ए एकात्मक सरकार, बी शक्तियों का विभाजन, सी संविधान की सर्वोच्चता और डी न्यायालयों का प्राधिकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार दोस्तों भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है, लेकिन समान लक्षण है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संघवाद के अनिवार्य लक्षणों में एकात्मक सरकार सम्मिलित नहीं है। भारत में दोहरी सरकार है, राज्य की सरकार एवं केंद्र की सरकार। इन दोनों सरकारों के मध्य ही शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों ही सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द फेडरलिज्म फोर्डस से ग्रहण किया गया है। यह किस भाषा से लिया गया है? तो वह भाषा है दोस्तों लैटिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था आधुनिक युग की देन है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने 13वीं-14वीं शताब्दी में ही संघात्मक व्यवस्था की झलक देखी, परंतु यथार्थ में आधुनिक युग में इसका प्रारंभ 1787 में अमेरिका के संविधान की रचना के साथ हुआ। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए शक्ति का विभाजन, बी सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, सी न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय और डी लिखित संविधान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय दोस्तों अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है? चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, अमेरिका के संविधान में शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व तथा लिखित संविधान आदि विशेषताएं हैं, किंतु न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय इसकी विशेषता नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 ईस्वी के माध्यम से अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ उसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसमें पहला है दोस्तों लिखित संविधान, दूसरा है संघात्मक संविधान, तीसरा है अवरोध एवं संतुलन का संबंध सरकार के 3 अंगों के मध्य, और चौथा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। 5वां है अत्यधिक संक्षिप्त संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। 6वां है दोस्तों अनम्य संविधान, 7वां है प्रतिनिधि गणराज्य, 8वां है न्यायिक सर्वोच्चता, 9वां है
सख्त विभाजन का सिद्धांत। 10वां है मौलिक अधिकार। 11वां है संविधान की सर्वोच्चता। 12वां है जनता की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता। 13वां है लूट प्रथा। और अंतिम है दोस्तों दोहरी नागरिकता। तो यह है दोस्तों अमेरिका की संघ राज पद्धति की विशेषताएं। आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लिखित संविधान और सख्त विभाजन की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए दोहरी सरकार, बी दोहरी नागरिकता, सी संघ से अलग होने का अधिकार और डी शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संघ से अलग होने का अधिकार। संघ से अलग होने का अधिकार दोस्तों संघवाद की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संघ से विलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। सोवियत संघ जैसी महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में इकाइयों को यह अधिकार प्राप्त था। दोहरी नागरिकता के विषय में यह विवाद का विषय है कि इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं। भारत और कनाडा में इकहरी नागरिकता है, फिर भी ये संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। इस संबंध में यह माना जाता है कि दोहरी नागरिकता संघात्मक प्रणाली की विशेषता तो है, परंतु मूल विशेषता नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी नाइजीरिया, सी स्विट्जरलैंड और डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका दोस्तों सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है अमेरिकी संघ, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। जब कई राज्य समान शक्तियां रखते हुए कोई समझौता करते हैं तो उसे संघवाद कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय अमेरिका इसका मुख्य उदाहरण था। अमेरिकी संघ अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों द्वारा स्वेच्छा से किए गए करार का परिणाम था। हुइयर के शब्दों में अमेरिकी संविधान द्वारा न केवल संघ राज्य वरन एक आदर्श संघ की स्थापना की गई। स्ट्राग द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का एक सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान कहा गया है। जब प्रांतीय राज्य अपने अधिकार एवं शक्तियों के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं तो उसे सहयोगी संघवाद कहा जाता है। कनाडा के प्रांतों का जन्म केंद्र के जन्म से पहले नहीं हुआ था, बल्कि संघ के एक अधिनियम द्वारा प्रांतों को राज्य बनाकर उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए। अतः कनाडा सहयोगी संघवाद का उदाहरण है और अमेरिका भी है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? तो वह है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अधिकरण मात्र ही बन जाएं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, क्या है? तो वह है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय और अमेरिकी संघवाद में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्ण विकसित संघवाद शासन प्रणाली में 3 विशेषताएं अनिवार्यतः पाई जाती हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, तीसरा है एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता का अस्तित्व ताकि संघ एवं इकाइयों के बीच कोई विवाद पैदा होने पर वह उसका समाधान कर सके। तो संघात्मक शासन प्रणाली की इन विशेषताओं को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो वह है दोस्तों मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? पूछ रहा है कि किस देश में संघीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो वह है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए भारत संघात्मक, बी ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, सी अमेरिका संघात्मक और डी ब्रिटेन संघात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन संघात्मक। ब्रिटेन में दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और अमेरिका में भी है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए विशुद्ध संघवाद, बी शास्त्रीय संघवाद, सी अर्ध संघवाद और डी प्राचीनतम संघवाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के नाम से भी जाना जा सकता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। केसी हुइयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में हमारे संविधान को परिसंघीय बताया। केशवानंद भारतीयवाद में परिसंघीय संरचना को आधारभूत लक्षण माना गया है। 1983 में गठित सरकारिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध पर आधारित था, उसने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय माना है। अतः भारतीय संविधान परिसंघीय है। ज्ञातव्य है कि प्राचीनतम वाद का उदाहरण अमेरिका में मिलता है, वह संघवाद की जननी है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। केसी हुइयर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है ए शक्तियों का विभाजन, बी राष्ट्रपति का नेतृत्व, सी एक लिखित संविधान और डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का नेतृत्व। राष्ट्रपति का नेतृत्व दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या और जानते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों
कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1, शक्तियों का विभाजन। नंबर 2, लिखित संविधान। और नंबर 3, स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति का नेतृत्व किसी भी शासन प्रणाली में संभव है, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी चीन, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो लिखा है आप उसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य देश इसमें है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि। और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दी गई शासन प्रणालियों को उनके आवश्यक गुणों से मिलाइए और प्रदत्त कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है शासन प्रणाली और दूसरी तरफ है आवश्यक गुण। इसमें पहला है दोस्तों कैबिनेट शासन प्रणाली। इसका आवश्यक गुण है सामूहिक उत्तरदायित्व। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और इसका आवश्यक गुण है शक्ति पृथक्करण। तीसरा है संघात्मक शासन प्रणाली और इसका आवश्यक गुण है शक्ति विभाजन। चौथा है एकात्मक शासन प्रणाली और इसका आवश्यक गुण है शक्तियों का संकेंद्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या में दोस्तों इसका सही मिलान करके दिया है, इसको एक बार देख लीजिए। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण, संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन और एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश में संसद और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो वह है दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ, वह फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में समन्वय स्थापित कर अपनाया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है। ऑप्शन है ए ब्रिटेन एकात्मक, बी अमेरिका एकात्मक, सी ऑस्ट्रेलिया संघात्मक और डी भारत संघात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका एकात्मक नहीं है। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, ना कि एकात्मक। अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारंपरिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा दोस्तों सहकारी संघ व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग, निर्भरता एवं सामंजस्य हो, वह सहकारी संघ व्यवस्था कही जाती है। तो आप लोग भी इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन मानते हैं,
उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुलवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 20वीं सदी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों के अनुसार राज्य कितना भी गरिमामय एवं शक्तिशाली हो, परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। बहुलवादी ना तो अराजकतावादियों व श्रमाधिपत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं, ना ही वे राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। वे राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। वे राज्य एवं समाज को पर्यायवाची नहीं मानते। इनके अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता में समाज के अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए। लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों बहुलवादी राज्य को संघों का संघ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी हाब्स, सी लाक और डी लास्की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु ने दोस्तों राज्य को संघों का संघ कहा है। तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो वह है दोस्तों लाक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीस के सोफिस्ट विचारकों ने किया था। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था और मनुष्यों के मध्य समझौते का फल माना तथा राज्य की दैवी उत्पत्ति का खंडन किया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। तो आप इन सबको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह था दोस्तों प्रथम 10 संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 1789 ईस्वी में प्रवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार पत्र सम्मिलित नहीं था, परंतु जनता की मांग पर 1791 ईस्वी में संविधान में 10 संशोधन हुए, जिसमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया। इन्हीं संशोधनों के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप लोग 1-2 बार जरूर दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।